तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नू वाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज़ चलाते हैं जिसमें हम PYQs को सॉल्व कराते हैं। उसी सीरीज़ की अगली वीडियो में आज मैं आपको कराने वाला हूं BPAG कोड 171, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। और ये इसका नाम है आपदा प्रबंधन। इसका आज हम करने वाले हैं पार्ट दो हम करने वाले हैं। पार्ट वन हमने पिछली क्लास में किया था। तो इसमें हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, आपदा के प्रभाव की मात्रा का पूर्ण ज्ञान करने के लिए, आपदा का कितना प्रभाव हो सकता है उसकी मात्रा का पूर्ण ज्ञान करने के लिए आपदाओं के तात्कालिक और भावी विश्लेषण के लिए क्षति आकलन एक महत्वपूर्ण साधन है। क्षति आकलन क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है। तात्कालिक मतलब जब आपदा हुई है उस समय पर क्या कितनी क्षति हुई है, और भविष्य में कितनी क्षति हो सकती है या उससे कैसे निपटा जा सकता है, इसका विश्लेषण करने के लिए क्या है, उस समय का करंट का क्षति आकलन क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है। इसको हमें स्पष्ट करना है, यानी इसके बारे में हमें बताना है। तो इसको देखते हैं हम। आपदाएं क्या होती हैं? जान माल, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्षति आकलन आपदा के प्रभाव की मात्रा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। क्षति आकलन क्या है? कितनी क्षति हुई है उसका आकलन करके हम क्या कर सकते हैं, आपदा के प्रभाव की मात्रा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यह पूर्वव्यापी और भावी विश्लेषण दोनों प्रदान करता है। पूर्वव्यापी मतलब जब आपदा हुई है तब, और भावी मतलब जब होने वाली है, आगे वाली आपदाएं जो होंगी उनके लिए क्या करता है, पूरा विश्लेषण प्रदान करता है। जो आपदा प्रबंधन राहत पुनर्प्राप्ति प्रयासों को बेहतर बनाने में मदद करता है। पुनर्प्राप्ति के प्रयास मतलब पहले की कंडीशन, जो आपदा से पहले की कंडीशन है उसको पुनः प्राप्ति की जो कोशिशें हो रही हैं उसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनको हम पुनः प्राप्ति प्रयास कहते हैं। तो पहला देख लेते हैं पूर्वव्यापी विश्लेषण, यानी कि तात्कालिक विश्लेषण जो कह सकते हैं जब घटना हुई है उसके समय के। पूर्वव्यापी विश्लेषण क्या होता है? एक आपदा के बाद किए गए क्षति का आकलन है। मतलब आपदा आ चुकी है, उसके बाद हम उसकी क्षति को नाप रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। यह क्या करता है? नुकसान की सीमा और गंभीरता को निर्धारित करने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि नुकसान कितना हुआ है, किस सीमा तक नुकसान हुआ और कितनी गंभीर हमारा नुकसान हुआ है। इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसके निम्नलिखित उपयोग हो सकते हैं, जैसा कि जब हम जान लेंगे कि कितना नुकसान हुआ है तब हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उस समय कि उसको जिन जिन लोगों को अफेक्ट हुआ है उस आपदा से, जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनको हम पुनः स्थापित करें, दूसरी जगहों पर स्थापित करें, उनको रहने के लिए जगह मुहैया कराएं, उनको खाने पीने के लिए और ज़रूरी चीज़ें उनके लिए मुहैया कराएं, दवा आदि वगैरह ये सब चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। दूसरा है हमारा भावी विश्लेषण। भावी विश्लेषण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भावी मतलब भविष्य के लिए हमें विश्लेषण करना है। जो भविष्य में आने वाली आपदाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यह एक संभावित आपदा के प्रभाव का आकलन है। जो आपदा आ सकती है उसका एक तरह से आकलन किया जाता है कि किस लेवल की आपदा आ सकती है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है। यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि यदि कोई आपदा होती है तो क्या नुकसान होगा। इसका उपयोग भी भिन्न भिन्न तरीके से किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है? जब हमें ये पता लगाना हो कि यदि कोई आपदा होगी तो पहले हम ये पता लगाएंगे किस किस तरह की आपदा हो सकती है उस क्षेत्र में, और किस लेवल की आपदाएं हो सकती हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसका हम एक रफली आइडिया लेंगे, उसके हिसाब से हम तैयारियां अपनी करेंगे, उसके हिसाब से हम अपनी मेडिकल किट तैयार करेंगे। और जो ज़रूरी किट होती है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा, जो लगभग असेंशियल किट होती है, जो लगभग 3 दिन तक एटलीस्ट काम करनी चाहिए, उसके बारे में उसको हम उस हिसाब से तैयार करेंगे, आपदा की इंटेंसिटी के हिसाब से, और आदि इसी तरह के और भी विभिन्न काम उसके हिसाब से किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जलवायु परिवर्तन क्या है? इसमें दिया गया है, जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख भूमंडलीय, पर्यावरणीय और विकासात्मक समस्या है। क्या कहा गया है इस स्टेटमेंट में? जलवायु परिवर्तन जो है एक मुख्य भूमंडलीय, पर्यावरणीय और विकासात्मक समस्या है। मतलब विकास के लिए एक समस्या का काम करती है जलवायु परिवर्तन। उस पर हमें टिप्पणी करनी है, उसके बारे में बताना है। पहले तो जलवायु परिवर्तन देख लेते हैं क्या है।
यह ग्रह की औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, उनको दर्शाता है। मतलब ग्रह का जो औसत तापमान है धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, है ना, वैश्विक तापन भी कहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके कारण क्या होता है, मौसम के पैटर्नों में दीर्घकालिक बदलाव आते हैं, मतलब लंबे समय में इसमें हम बदलाव देखने को मिलते हैं, उन चीज़ों को ये दर्शाता है। और यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है। जैसा कि हमें पता ही है, हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जैसे कि किन किन कारणों से मानव गतिविधियां तो समझ ली हमने, बट कौन सी मानव गतिविधियां, जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज़्यादा जलना, उनसे क्या होता है CO2 वगैरह आदि रिलीज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ता है। और ये गैसें क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, जो कि अर्थ की सरफेस पे जो सोलर रेडिएशन जो आता है अर्थ की सरफेस पे, उसको कैप्चर कर लेती हैं। रात के समय जो रेडिएशन एमिट होता है अर्थ से, जो एमिट होता है, एनर्जी जो होती है, गर्मी जो होती है बाहर निकल जाती है, उसको वो गैसेस सरफेस के आसपास ही ट्रैप कर देती हैं, बाहर नहीं निकलने देती हैं। उसके कारण क्या होता है, सतह का तापमान हमारा बढ़ने लगता है, पृथ्वी गर्म होने लगती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, सबसे पहला प्रभाव तो हमने यही जाना अभी कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पिछली शताब्दी में क्या हुआ, पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री के लगभग बढ़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस के लगभग बढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और अब इस शताब्दी के एंड तक भी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ जाएगा, यानी कि पिछली शताब्दी से इस शताब्दी के एंड तक लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ चुका होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन उत्पन्न करेगा, बहुत ही ज़्यादा आपदाएं हमें इसके कारण देखने को मिलेंगी। यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम का पैटर्न बदल रहा है। और यदि ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो चाहे समुद्र में हो ग्लेशियर्स, चाहे वो पहाड़ों पे हो, यदि वो पिघलते हैं तो उनसे पिघलने वाली बर्फ जो पानी बनती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर ओशियन में ही मिलेगी, चाहे वो बारिश के थ्रू हो, चाहे कि वो नदियों के सहारे जाकर सीधे सीधे ओशियन में मिल जाए। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती है, ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलती हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। इससे क्या होता है, समुद्र जल स्तर बढ़ने से क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है, जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आती है, पानी का जल स्तर और आगे तक आ जाता है। कटाव हो सकता है क्योंकि जो लहरें होंगी वो और ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी, जल स्तर बढ़ने से हवाएं तेज होंगी और वो लहरों को और ज़्यादा तीव्र गति से तट तक लाएंगी, जिससे कि वहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है और जो भी संरचना बनी हुई है उनमें ह्रास होता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जलवायु परिवर्तन के विकासात्मक प्रभाव हमें देखने हैं। इसके विकासात्मक प्रभाव क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो क्या होगा, गरीबी में वृद्धि होगी। कैसे होगी वो देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से सबसे पहला नुकसान किसका होगा, हमने अभी देखा था, मौसम के दीर्घकालिक प्रभाव हो रहे हैं, मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं दीर्घकालिक रूप से। तो जब मौसम के पैटर्न में बदलाव होंगे तो फसल उत्पादन उससे क्षति पहुंचेगी उसको। मछली पकड़ने से, मछलियाँ क्या होती हैं, अपने सीजन के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उसी हिसाब से हम लोग फिशिंग करते हैं, हम लोग मतलब इंसान उसी हिसाब से फिशिंग करते हैं कि इस सीजन में इस क्षेत्र में ज़्यादा मछलियाँ होती हैं या दूसरे सीजन में दूसरे क्षेत्र में होती हैं। तो उसी हिसाब से मछलियाँ क्या है, अपना रूट बदलेंगी, अपनी जगहें बदलेंगी, और कुछ मछलियाँ हो सकता है टेम्परेचर को सहन भी ना कर पाए, वो विलुप्त हो जाए। तो मछली पकड़ने के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, कम मछलियाँ मिलती हैं। पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विकासात्मक क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई जगह पहले ऐसी होती थी जहां पर बर्फ बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि मनाली आदि में आप देख सकते हैं, बर्फ बहुत ज़्यादा होती थी, 6-6, 7-7 महीने, 8-8 महीने वहाँ पर बर्फ़ मिलती थी। अब जाते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, जहाँ पर जाना आम नागरिकों का पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, पर्यटन आदि जैसी एक्टिविटी पर, जिससे विकास बहुत ज़्यादा बढ़ता है,
पर्यटन आदि से क्या होता है, विकास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे माउंटेन रीजन्स हो गए, वहाँ पर लोगों का रोजगार ही पर्यटन पे टिका हुआ होता है। जब तक पर्यटक नहीं आएंगे, टूरिस्ट नहीं आएंगे, तब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज़ों से उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वहाँ के लोगों की जो विकास होता है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे और क्या क्या होता है, गरीबी और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है। जब फसल उत्पादन में डिक्रीज आएगा, हमें फसल उत्पादन के लेवल में डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, कभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा तेज पड़ जाती है, उससे क्या होता है, गर्मी से संबंधित बीमारियां होती हैं, सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं। और कभी क्या होता है, सर्दियां बहुत ज़्यादा तेज तीव्र से पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा समय के लिए पड़ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं। सर्दियों में लोगों को पानी से होने वाली बीमारियां होती हैं, क्योंकि पानी भी दूषित होता है। इन सब के कारण फसल पैटर्न बदलते हैं, मौसम के पैटर्न बदलते हैं, इनके कारण बारिश वगैरह के पैटर्न भी बदल जाते हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है, पानी भी दूषित होता है और उससे जब दूषित पानी पीते हैं तो उनसे होने वाली बीमारियां भी बढ़ती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, जिससे सीधा सीधा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये सब तो क्या है ऊपर वाले पॉइंट्स, ये बहुत समय के बाद देखने को मिलते हैं, काफ़ी समय बाद इन पर कई पे, तो जैसे सांस से संबंधित, गर्मी से संबंधित बीमारियां बहुत समय बाद रिसर्च होती है तब देखने को मिलते हैं। बट इसका थर्ड वाले पॉइंट का हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है। कैसे, ये देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। संसाधन कम होंगे, लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, संसाधन कम होते जा रहे हैं, तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण क्या होता है, संघर्ष जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं और कई बार विस्थापन भी देखने को मिलता है। जो कमजोर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो संसाधनों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपदाएं और विकास अंतर संबंधित है, मतलब इनका आपस में संबंध होता है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, उसके ऊपर हमें बताना है कि कैसे ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो आपदाएं और विकास दो ऐसे मुद्दे हैं जो एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं, विकासात्मक गतिविधियां आपदाओं के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। जहां पर भी हमने देखा है, जहां पर भी ज़्यादा विकास होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, नेचर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके कारण कई बार हमें आपदाएं देखने को मिलती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम, आपदाओं को और विकास को, हम दोनों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी मान सकते हैं एक तरह से। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें विकासात्मक गतिविधियां आपदाओं के जोखिम को बढ़ा सकती हैं और आपदाएं क्या करती हैं, विकासात्मक प्रगति को बाधित कर सकती हैं। यदि कहीं पे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई नया शहर बनाया जा रहा है, धीरे धीरे लोग वहाँ पर आकर बस रहे हैं, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, तो वहाँ पर लोग बाकी भविष्य में आने से बचेंगे और जो भी लोग वहाँ पर रह रहे थे उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है और इसलिए ही आपदा प्रबंधन और विकास रणनीति को एकीकृत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या होगा हमारा, कि आपदा प्रबंधन और विकास रणनीति को एकीकृत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें जो विकास की रणनीति है वो ऐसे बनानी होगी कि नेचर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना हो और वहाँ पर विकास के कारण, जो होने वाला विकास है उसके कारण कोई आपदाएं ना आए। दूसरा देख लेते हैं, विकासात्मक गतिविधियां आपदा जोखिम को कैसे बढ़ा सकती हैं। कैसे बढ़ाती हैं ये देख लेते हैं। शहरीकरण, बढ़ती आबादी और शहरीकरण से क्या होता है, अवसंरचना पर दबाव बढ़ सकता है। अवसंरचना मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी होती हैं शहर में, घर बार बने होते हैं, उन पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे क्या होता है, आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए घनी आबादी वाले क्षेत्र बाढ़ और भूस्खलन के लिए प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब घनी आबादी वाले, जैसे मान लीजिए गांव में कहीं पे भूकंप आता है, छोटे छोटे घर होते हैं, घास फूस के उन पे छत डाली होती है, तो अगर वो भूकंप में गिर भी जाते हैं किसी के सर के ऊपर या कोई दब भी जाता है, उनमें तो किसी की मौत नहीं होती है। बट यहाँ क्या होता है, शहरों में एक तो गाँव में लोग कम रहते हैं, ऊपर से वो घर बार उनके हल्के फुल्के होते हैं, तो वहाँ पर किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और वो दोबारा से बन भी जाते हैं। पर शहरों में क्या है, इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, कई कई फ्लोर्स की, ऊपर से उनमें हजारों लोग रहते हैं। यदि उस समय पे ऐसी जगह पे कोई भूकंप आ जाए और बिल्डिंग गिर जाए, तो वहाँ पे कई लोगों की मौत हमें देखने को मिल सकती है, ज़्यादा नुकसान देखने को हमें मिलता है। दूसरा पॉइंट है हमारा वन कटाई। वनों की कटाई से क्या होता है,
मिट्टी का क्षरण होता है। मिट्टी क्या होती है, वनों की जड़ों के कारण एक जगह स्थिर रहती है, थोड़ा मजबूती से रहती है, उसका क्षरण हो जाता है, वो ढीली हो जाती है मिट्टी, और वहां से हवा के साथ या धीरे धीरे बारिश के पानी के साथ वो बह जाती है, जिससे कि मृदा स्खलन भी होता है, मृदा भी वहां से कटाई होती है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। कृषि को देख लेते हैं। अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का उपयोग क्या करता है, मृदा प्रदूषण का कारण बनता है, जल प्रदूषण का कारण बनता है। ऐसे में क्या हो सकता है कि अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग जल प्रदूषण और सूखे का कारण बन सकता है। इसके कारण क्या क्या हो सकता है, एक तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण तो होगा ही होगा, सूखा भी इसके कारण हो सकता है। आर्थिक विकास आ जाता है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, औद्योगिक विकास से क्या होता है, हवा और पानी का प्रदूषण बढ़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कारखाने होते हैं, उनका धुआं सीधे सीधे एनवायरनमेंट में जाता है, उनसे निकलने वाले जहरीले एसिड्स वगैरह जो होते हैं, जो भी उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सीधा सीधा नालियों में, नदियों, नहरों में जाते हैं। तो वो क्या होता है पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, जो कि आपदाओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। और आपदा यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं नहीं होंगी, ज़्यादातर मैन मेड आपदाएं ही होंगी, मतलब मानव जनित आपदाएं ही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या कह रहा है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा को हमें समझना है और उसके महत्व को बताना है। ठीक है, हमें दो चीजें बतानी है, एक तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्या है उसकी अवधारणा बतानी है, यानी कि उसकी डेफिनेशन बतानी है, और उसके महत्व को बताना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, इसको CBDM भी बोलते हैं हम, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। यह एक दृष्टिकोण है जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए किस तरह की तैयारी होनी है, किस तरह की प्रतिक्रिया होनी है, और किस तरह से पहले की स्थिति को पुनः प्राप्ति में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। समुदाय की क्या भागीदारी होनी चाहिए, यह मान्यता पर आधारित है कि समुदाय अपने जोखिमों को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। समुदाय को पता होता है कि वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर यदि कोई आपदा आती है तो किस किस तरह के जोखिम हो सकते हैं, और उन्हें कम करने और उनका सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। CBDM के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं ये देख लेते हैं। समुदाय का स्वामित्व, समुदाय को आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं के स्वामित्व और नेतृत्व के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सहभागिता इसमें हो सकती है एक पॉइंट, सभी समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूह, जो लोग हाशिए पर रहते हैं मतलब जो कमजोर समूह हैं, उनके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है उनको। क्षमता निर्माण, समुदायों को आपदाओं को कम करने, उनका सामना करने और उनसे उबरने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है।